Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today is our lecture about the hormones of gut and the hormones of ovaries, and we are going to maybe अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम hormones of testis को भी पढ़ेंगे. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. तो hormones of gut mean GIT मतलब gastrointestinal tract. ये कुछ hormones प्रोड्यूस करता है जिनमें से दो हम बात करेंगे. Number 1 is the gastrin एंड नंबर 2 इज दी सेक्रेटिन. सही है जी. तो जो गैस्ट्रिन है, इफ आई टेल यू दिस इज द स्टमक फॉर एग्जांपल, और स्टमक की जो दीवार होती है वो जो है वो जो ये उसका कार्डियक रीजन होता है, ये उसकी बॉडी होती है, देन देयर इज फंडस एंड देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड द पाइलोरस. ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन. होता ये है कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाते हैं तो वो खुराक इधर आती है, और ऑब्वियसली प्रोटीन की डाइजेशन, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स को अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है दैट इज कैरिड आउट बाय द पेप्सिन, और पेप्सिन इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस. जल्दी जल्दी तशरीफ रखें, इधर ही बैठ जाए, इधर बॉयज ने बैठ जाना है अभी भी. अच्छा जी. सो समझ रहे हैं आप बात को कि लाइक द गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइलोरिक रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टमक. और चूंकि अगर हाई प्रोटीन वाली डाइट आ जाएंगे और वो यहाँ पे उसकी डाइजेशन होगी, वो मटेरियल जब पाइलोरिक रीजन की दीवार के साथ टकराएगा तो वो गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करेगा, और ये गैस्ट्रिन डेफिनेटली ब्लड में जाएगा, ब्लड से आके वापस ही ये स्टमक की दीवार के पास जाएगा, और स्टमक की दीवार को कहेगा कि आप ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें. यानी इट इंक्रीजेस, व्हाट डज इट डू, इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन. जब ये गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा गैस्ट्रिन, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, ज्यादा पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, म्यूकस और हम कहेंगे HCl होता है, तो वो ज्यादा आ जाएगा गैस्ट्रिक जो है गैस्ट्रिक जूस. तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो प्रोटीन आपने ज्यादा खाई थी उसकी डाइजेशन में आसानी पैदा हो जाएगी. सेकेंड हार्मोन इज व्हाट वी से. देखें, अगर आप गौर करें तो स्टमक के अंदर होती है pH अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब, 2 से बल्कि कम ही होती है थोड़ी है. तो जब आपको पता है कि स्टमक के अगला पार्ट जो है दैट इज दी ड्यूडिनम, तो मैं यहाँ से गैस्ट्रिन अगर रिमूव कर दूं तो कोई इशू तो नहीं है ना. तो ये जो पोर्शन है दिस इज दी ड्यूडिनम, और आपको पता है ये एक वी शेप लूप्ड होता है. मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना दिया है. ये जब आपको पता है जो फूड यहाँ से निकलेगी स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो सुराख है इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है, पता है ना, ये आपने पढ़ी हुई है सारी बातें. तो यहां से एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम कहेंगे, यानी जब एसिड फूड टच करेगी ड्यूडिनम की दीवारों से, तो ये यानी अगर ये है जी ड्यूडिनम, ठीक है, और ड्यूडिनम को जब क्या हुआ, एसिड फूड ने टच किया फ्रॉम द स्टमक, तो ये ड्यूडिनम से हार्मोन निकलता है और ये जाता है पेंक्रियाज के पास. किधर जाता है, पेंक्रियाज. और पेंक्रियाज को कहता है कि आप जो है यानी इधर आके ये क्या काम करता है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस. पेंक्रियाटिक जूस में देखें यहाँ पे एसिडिक फूड आई है, जितनी ज़्यादा एसिडिक फूड जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस, उतना HCl, उतनी कम pH, उतनी एसिडिक फूड जब ड्यूडिनम में आएंगी तो उतना ज़्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और कहेगा कि भाई पेंक्रियाज आप अपना जो पेंक्रियाटिक जूस भेजें, क्योंकि उसमें ट्रिप्सिन है, और उस ट्रिप्सिन ने ये पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के अमाइनो एसिड बनाने. देखिए प्रोटीन की डाइजेशन इस तरह होती है कि प्रोटीन्स, बड़ी प्रोटीन्स, दे आर कन्वर्टेड टू द स्मॉलर वंस, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, और ये काम स्टमक में होता है. और जो बाकी की देखें ना, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है कहाँ पे, स्टमक में. व्हाट इज द टाइम, गिव मी द टाइम डेली, हर 5 मिनट बाद बताना है, ठीक है. सो जो स्टमक की, समझ रहे हैं ना बात को, जो स्टमक की दीवार होती है, क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो जो पेंक्रियाटिक जूस आता है उसमें क्या होती है,
ट्रिप्सिन। वो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के अमाइनो एसिड बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाते हैं तो गैस्ट्रिन विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस टू इंक्रीज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक, एंड इफ वो फूड जब ड्यूडिनम में जाएगी तो सेक्रेटिन दूसरा हार्मोन है, इट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडिनम, इट विल स्टिमुलेट द पैंक्रियाज एंड लिवर टू प्रोड्यूस द पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिस्पेक्टिवली, जिससे क्या होता है कि फूड की डाइजेशन में हेल्प मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ गट, GIT। समझ रहे हैं बात को? कोई आइडिया? इसमें कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि आप लेट आए थे। छोटी काकी, इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? So next are the important the hormones of gonads. Gonads are the male and female reproductive organs, and gonads के जो हार्मोन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ovaries, and ovaries are very small, you know, हमें anatomy अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, but ovaries are the small ovoid in case of human being goal round structures present in the abdominal cavity just below the kidneys. There are two ovaries in our body which are attached to the uterus with the help of a small tube called the fallopian duct, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का या तो मैं तब आपको वो सारी डिटेल्स पढ़ा दूंगा। अभी हम सिर्फ बात करना चाहते हैं उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं एंड व्हाट डू दे दोज टू हार्मोन्स डू एक्चुअली। सो फर्स्ट याद रखिएगा, अगर आपको मैं ओवरी थोड़ी सी समझा दूं, आप फर्ज किया ये एक ओवरी है और ये उस पर एक फॉलिकल डिवेल्प हुआ है, यहां से असल स्टोरी डेवलप होती है। एक छाला सा है, एक ब्लिस्टर सा है जिसमें एक एग डेवलप हो रहा है। अब ये शुरू में छोटा स्पॉट होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, इसमें सेल्स होते हैं। ये एक सेल नहीं होता, एग इसके अंदर एक सेल होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट्स लाइक 3, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, थीका एक्सटर्ना, देन देयर इज दी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स ना, थीका इंटरना, ठीक है। फिर ये एक फ्लूइड है, इस कैविटी में फ्लूइड, यहाँ पे फिर एक छोटा सा पहाड़ सा होता है सेल्स का जिसे कुमुलस ओवोफोरस कहते हैं, और इसके ऊपर एक एग होता है। इट्स लाइक दिस फॉलिकल है, दिस वन है। तो अब ये इसको किसने डेवलप कराया? आमतौर पे कोई 15 से 18 फॉलिकल एक फीमेल ओवरी पे हर वक्त ग्रो होते हैं नॉर्मल साइकिल के दौरान। तो अब यहाँ से आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ जाते हैं कौन? FSH। FSH को किसने भेजा था? मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और वो आके इधर फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। तो ये क्या है? एक ग्रोइंग फॉलिकल है। ये क्या है? एक ग्रोइंग फॉलिकल। या दिस ग्रोइंग फॉलिकल विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन और एस्ट्राडायोल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। देयर आर 2। सही है? तो ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है। नंबर 1 पहला काम क्या करता है? हम कहेंगे इट काजेज दी डिवेल्प, जो आप 10वीं क्लास से पढ़े आ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये पहला काम ये करता है, लाइक थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल्स, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड द ओवरी पे जैसे जैसे ये फॉलिकल्स ग्रो होते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, फिर वो फॉलिकल इनहिबिन प्रोड्यूस करेगा, बाकी सारे फॉलिकल्स को ख़त्म कर देगा और खुद एक बड़ा फॉलिकल चलेगा, और वही फॉलिकल फिर आगे जाके एग रिलीज करेगा। लेकिन वही फॉलिकल ज़्यादा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, एस्ट्रोजन की मिकदार भी, अगर मैं यहाँ पे बना भी दूँ तो यहाँ पे लिखूँगा E2 लेवल ग्रीन से, और ये है जी टाइम, और ये फॉलिकल ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए फॉलिकल ग्रो हुआ, FSH आया था, FSH ने फॉलिकल्स को ग्रो करवाते रहे, और जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो होते गए ये ईस्ट्रोजन जो है E2 जो है ये बढ़ता गया। जब फुल्ली डिवेल्प हो जाए, अच्छा ये और क्या क्या काम करता है? एक तो ये वाला काम करता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो नंबर 2, ये जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सबसे पहले एक और बात भी, ये थिकनिंग काज करता है, थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। जो यूट्रस की दीवारें होती हैं, जो बच्चादानी की दीवारें होती हैं, उनको थिक करता है ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ताकि अगर कॉन्सेप्शन होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो वो उसको मेंटेन कर सके, कोप कर सके। उसके लिए हार्मोन एक दूसरा है जो मेंटेन करेगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग ये वाला हार्मोन करता है।
सही है जी। उसके अलावा जब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वो जो डेब्रिस निकलता है, जो यूट्रस की दीवारें होती हैं वो डैमेज होती हैं, उनकी रिपेयर करना भी इसका काम होता है। रिपेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सही है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको यहां समझाता हूं। एस्ट्रोजन बढ़ गया, जैसे बहुत बढ़ता जाता है ना, बहुत बढ़ता जाता है। एक ब्लड के अंदर एक लेवल होता है, इसे कहते हैं E2P4 रेशो। E2P4 रेशो, ये एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशो होती है। ये रेशो जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा एस्ट्रोजन होता है। समझ रहे हैं ना, जब ऊपर वाली चीज, इसे न्यूमरेटर कहते हैं ना, है ना, इसकी चीज जब फिगर बड़ा हो तो रेशो बड़ी होती है ना। ये देखिए 4/2 तो ये 2 हो जाएगी, ये 10/2 तो ये 5 हो जाएगी है। तो ये जब हाई होती है, जब एस्ट्रोजन बहुत बढ़ता जाता है तो P4 के मुकाबले में वो बहुत बढ़ चुका होता है, तो अचानक एस्ट्रोजन ऑर्डर देता है, यानी दिमाग को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि मैं इतना बढ़ चुका हूं, अब आप LH भेज दें। तो LH अचानक से उसका लेवल इस तरह राइज कर जाता है। ये LH का लेवल है, यानी व्हेन एस्ट्रोजन राइजेस टू अ सर्टेन लेवल एंड E2P4 रेशो बिकम वेरी हाई। हर स्पीशी का अपना अपना लेवल है कि इतनी हाई होगी, इस स्पीशी में इतनी हाई होगी, इस स्पीशी में तो LH आएगा। तो इट प्रोवाइड्स द पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH सर्ज, इसे कहते हैं, ये जो चीज आई इसे LH सर्ज कहते हैं, यानी LH अचानक बढ़ता है एंड दिस कॉजेज द ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इट प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH सर्ज। LH की रिलीज के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आएगा, वो आते ही इसको खत्म करके इससे एग जो है उसको रिलीज करवा देगा। यानी ये जो एस्ट्रोजन है, इट कॉजेज द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस द LH एंड व्हेन LH कम्स इन इट रिलीजेस द एग, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। और जैसे ही ओव्यूलेशन होगी तो चूंकि फॉलिकल खत्म हो गया, जब फॉलिकल खत्म होता है तो क्या होगा कि एस्ट्रोजन के लेवल अचानक से क्या कर जाएगा, ओवुलेशन के फौरी बाद E2 का लेवल डाउन हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेवल तो ब्लड में ही होता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी या ना होने के बराबर होगी। इसके अलावा याद रखें, ये तो एक तो मैंने कहा था जो एस्ट्रोजन है ये कहां से निकलता है, डेवलपिंग फॉलिकल से। सही है। इसके अलावा ओवरी के कुछ सेल्स हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी कहते हैं, वो भी एस्ट्रोजन बनाते हैं और बना सकते हैं। समझ आ गई। तो एस्ट्रोजन के क्या क्या रोल हुए अगर आप गौर करें, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव हम कहेंगे कैरेक्टर्स, देन देयर आर द थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन। 100% वास्कुलराइजेशन तो करता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल्स, देन रिपेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, देन पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH सर्ज टू काज दी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कराई किसने, LH ने, लेकिन उसको स्टिमुलेट आने के लिए कहा किसने, एस्ट्रोजन ने। सही है जी। और एक और इंटरेस्टिंग मजे की बात है, दैट इज एक और काम था कि जब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये कुछ ऐसी चीजें बनाता है, यानी कुछ सेल्स, यानी इसके इफेक्ट के तहत यूट्रस के, यानी जो बच्चादानी है उसके कुछ जो सेल्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो कुछ प्रोटीन्स वाला चीजें बनानी शुरू कर देते हैं। यानी यहां के सेल्स एस्ट्रोजन की वजह से दे प्रोड्यूस सम प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, जिसको हम यूट्राइन मिल्क भी कहते हैं। उसमें बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी फूड होती है, और जो एम्ब्रियो होता है वो शुरू वाले दिनों में वो इस्तेमाल करके बड़ा होता है। समझ गए। तो अंडर दी, ये किताब में जो बात लिखी हुई है, अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सर्टेन सेल्स ऑफ द यूट्रस दे बिकम glandular and they produce certain proteinaceous substances which are called uterine milk, and they are used by the embryo during early stages of development। जनाब समझ आ गई। सही है जी। दूसरा हार्मोन इधर देखें दूसरा हार्मोन। अच्छा जी, जब LH आ गया ओवुलेशन हो गई, अब ये फॉलिकल तो फॉलिकल नहीं रहा, लेकिन जो इसका सामान बाकी बचा हुआ है, अंडा तो रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, जो बाकी चीज बची है उसको अब हम CL कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन और प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन या P4।
दिस हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. हम कहेंगे नंबर 1 थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन यानी खून की सप्लाई, ठीक है, ऑफ यूट्रस. एंड नंबर 2 इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी. ठीक है. और एक बात और याद रखें, ये प्रोजेस्टेरॉन जब इधर से निकलता रहेगा, फिर बच्चा आपको पता है जब डेवलप होता है तो उसका प्लेसेंटा बन जाता है, मां के साथ कनेक्शन बन जाता है. फिर बाद में कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाता है तो वो जो प्लेसेंटा है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है. समझ आई? शुरू में कॉर्पस लूटियम यानी जो रिमेनिंग जो पार्ट है फॉलिकल का वो शुरू में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और शुरू की जो प्रेगनेंसी की स्टेजेस है वो ये चलाता है. उसके फौरी बाद जब बच्चे का प्लेसेंटा मां के साथ डेवलप हो जाता है तो फिर प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और ये सीएल खत्म हो जाती है. और दूसरी बात, जब ये प्रोजेस्टेरॉन होगा तब ये नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को, और पीछे से एफएसएच को नहीं आने देगा ताकि ओवरी के ऊपर नए फॉलिकल ग्रो ना हो, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी है, जब तक वो मेंटेन रहेगी तब तक नए फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है. तो फीमेल विल गो आउट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज टेल मी. ये कितने नंबर लेक्चर था?